आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सूरत क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने भोपाल के कुख्यात अपराधी रहमान डकैत को सूरत के लालगेट इलाके में गुप्त ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको बता दें कि ये वही अपराधी है जिसका नाम बॉलीवुड फिल्म धुरंधर में दिखाए गए खतरनाक विलेन रहमान डकैत से मिलता जुलता है, लेकिन ये फिल्मी नहीं बल्कि असल जिंदगी का खौफनाक डॉन है। फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ जारी है। भोपाल पुलिस की टीम सूरत पहुंच चुकी है और आगे की जांच में बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी जताई गई। ये गिरफ्तारी देश भर में संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस की बड़ी जीत मानी जा रही है। सूरत के क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर जयन गोस्वामी और इनकी टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मध्य प्रदेश भोपाल का एक कुख्यात गुनहगार है राजू ईरानी उर्फ आबिद अली उर्फ रहमान डकैत के नाम से, जो वहां के ईरानी डेरा एरिया में जाना जाता है, वो सूरत में कोई ऑफेंस करने आया हुआ। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर सूरत क्राइम ब्रांच के पीआई जयन गोस्वामी और उसकी टीम ने उसको दबोचा और उसकी पूछताछ में काफी राज खुले। आबिद अली उर्फ राजू ईरानी भोपाल में ईरानी डेरा का मुख्य सूत्रधार है। उसके हाथ के नीचे अलग अलग 6 से ज्यादा गैंग कार्यरत हैं, जो भारत के अलग अलग 14 से ज्यादा राज्यों में एक्टिव है और राजू ईरानी अभी भी 6 से ज्यादा राज्यों में वांटेड चल रहा है। इसकी एमओ देखे तो ये अलग अलग गैंगों को अलग अलग स्टेट में डिसाइड करता था कौन सी गैंग कहाँ जाएगी, क्या करेगी। इनकी सीनियर सिटीजन को लेकर सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन को टारगेट करते थे। वहीं बता दें कि कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी देश भर में संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। भोपाल पुलिस की टीम सूरत पहुंच चुकी थी और आगे की जांच में भी बड़े खुलासे होने की उम्मीदें जताई गई हैं। अब ऐसे में बता दें कि ये अपराधी एक बड़े पैमाने पर अपराध कर चुका है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। चले इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, कितनी बड़ी सफलता है ये गिरफ्तारी, किस तरीके से इसे देखा जा रहा है? जरूर आपको बता दो, जो पकड़ा गया आरोपी है जो इसमें क्या अपराधी आबिद अली उर्फ राजू डकैत, जो खास रहमान डकैत, जो सूरत के लालगेट एरिया से क्राइम ब्रांच को बात में मिली थी कि यहाँ पे वो स्थायी है। देश की 6 राज्यों की पुलिस इसे ढूंढ रही थी वांटेड से, और इस वांटेड होने की इस फिलहाल सूरत अलग अलग राज्यों में, जहाँ सूरत का मसला, सूरत में इस तरह की कोई वारदात को अंजाम दे उसके पहले पुलिस ने उसको धर दबोचा है और भोपाल पुलिस को जानकारी दी। भोपाल पुलिस भी इसको हैंडओवर लेकर सूरत पहुंच चुकी है। खास आपको बता दें कि ये जो बुजुर्ग जो लोग हैं उनको टारगेट किया करते थे, उनको लूट लिया करते थे पुलिस वाले बन के, और इनकी अलग अलग गेम सकते थे जिसमें महिला और पुरुष भी शामिल है। इस तरह की गेम को रोकने में सूरत पुलिस का बड़ा योगदान। सुनील, जिस तरीके से देखा जाए भोपाल पुलिस की टीम सूरत पहुंच चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि अब जो ये जांच होगी ये बड़े पैमाने पर होने वाली है और कई सारे बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो क्या कुछ निकलकर सामने आता अभी नजर आ रहा है इस मामले को लेकर? जी, आपको बता दूं कि 10 से ज्यादा गंभीर आपराधिक गुना इसके ऊपर है। MCOC है, जैसे सख्त कानून के ऊपर कलम लगी हुई है। खास करके इनकी जो अलग अलग राज्यों में गेम चलाई जाती है, अपराध की कमाई में राजू उसके भाई लश्करी जिंदगी जीते थे और कितने कांड किए, कौन से वारदात को अंजाम देने वाले। ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका। इसी के साथ अब रुख करेंगे अगली खबर का, जहां धार्मिक नगरी काशी में यातायात को सुगम बनाने के लिए दालमंडी मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए ध्वस्तीकरण का कार्य लगातार जारी है। लोक निर्माण विभाग, PWD, जिला और पुलिस प्रशासन के साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई थानों की फोर्स के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। वहीं बता दें कि दालमंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज नजर आ रही है। 181 भवनों पर यह कार्रवाई होगी। PWD, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। 650 मीटर मार्ग 17.5 मीटर चौड़ा होगा। दालमंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार तेज है। लोक निर्माण विभाग, PWD, जिला और पुलिस प्रशासन के साथ साथ सुरक्षा के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। बता दें कि ये यातायात को सुगम बनाने के लिए दालमंडी मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए ध्वस्तीकरण का जो कार्य है वो लगातार जारी है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां ध्वस्तीकरण का
कार्य देखा जा रहा है। की कार्रवाई के बीच अब बाबा का जो बुलडोजर है वो अब डालमंडी में दस्तक देता नजर आ रहा है। हमारे पीछे देखिए वो बुलडोजर सीधी तौर पे कल रात से ही आ चुका है और अब यूं कह लिया जाए कि कुछ ही समय बाद और कुछ ही दिनों बाद बाबा का जो बुलडोजर है अब वो डालमंडी की तरफ रुख करता नजर आएगा और यूं कह लिया जाए कि जो अतिक्रमण के दौरान जो जमीनें, जो मकाने, जो दुकानें आ रहे हैं उन्हें जमींदोज किया जाएगा। आपको दिखाते चले कि यही वो गली है, यही वो डालमंडी का प्रांगण है जहां पे टोटल 181 मकाने जो है वो ध्वस्तीकरण में आ रही हैं और जिनके जद में 6 मस्जिदें जो है वो कहीं ना कहीं आता नजर आ रहा है। लगातार आप सभी को तस्वीरें दिखा रहे हैं कि टोटल 8 मकाने जो हैं वो जमींदोज कर दिया गया है। यूं कह लिया जाए कि अब तक हथौड़े की कार्रवाई चल रही थी और उसके साथ ही साथ डालमंडी में अब बुलडोजर का जो है वो कहीं ना कहीं शुरुआत देखने को मिल रहा है। कल रात से ही बुलडोजर को तैनात कर दिया गया है डालमंडी प्रांगण में और यूं कह लिया जाए कि अब कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही समय बाद डालमंडी में जो है अब बुलडोजर की कार्रवाई होगी। यूं कह लिया जाए कि बुलडोजर गरजेगा और बाबा का जो बुलडोजर जब काशी में गरजता है तो कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़ा होता नजर आता है। ऐसे में टोटल 181 मकानों पर अब जो है कि बुलडोजर की कार्रवाई होता नजर आएगा और टोटल 6 मस्जिदें जो है वो जद में आ रही हैं। तो अब ये देखना होगा कि डालमंडी प्रकरण में पूरी तरीके से जो कार्रवाई है वो अब तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अमूमन क्या हो रहा था कि अब तक हथौड़ों से जो है कि ध्वस्तीकरण की शुरुआत की जा रही थी और दूसरे फेज की अगर बात कर ली जाए तो टोटल 3 मकाने जो है वो जद में आई थी जिनकी शुरुआत की गई थी। टोटल 8 मकानों को तोड़ दिया गया है और पूरी तरीके से 17.4 मीटर की चौड़ाई होगी और 600 मीटर की लंबाई होगी। वाराणसी से दीपक चौबे, आज की खबर। का दायरा बढ़कर सिद्धार्थनगर जिले में भी पहुंच चुका है। बता दें कि एमडीएम घोटाले मामले में पुलिस ने एक सहायक शिक्षक को गिरफ्तार किया है। अचानक हुई इस कार्रवाई से गांव में खलबली मच गई है। अब आपको बता दें कि बलरामपुर में एमडीएम में कन्वर्जन कास्ट बढ़ाकर पिछले 10 वर्षों में करीब 11 करोड़ ये कॉस्ट कर दिया गया है। अब 11 करोड़ का ये घोटाला किया गया था जिसमें कई विद्यालय और मदरसे भी शामिल थे। इस मामले में बलरामपुर जिले में करीब 44 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर भी हुई थी, जिसमें कुछ की गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ फरार चल रहे हैं। बता दें कि बलरामपुर में एमडीएम में कन्वर्जन कॉस्ट बढ़ाकर पिछले 10 वर्षों में करीब 11 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था। अब ऐसे में कई विद्यालय और मदरसे भी इस घोटाले में शामिल बताए गए। बलरामपुर जिले में करीब 44 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर भी हुई थी। हालांकि आपको ये जानकारी दे दें जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है लेकिन कुछ अभी भी फरार चल रहे हैं। लेकिन अचानक हुई इस कार्रवाई से गांव में खलबली तो मच गई है। अब एमडीएम घोटाला मामले में पुलिस ने एक सहायक शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है घोटाले का जो दायरा है वो बढ़कर सिद्धार्थनगर जिले में भी पहुंच गया है। जी हां, बलरामपुर में एमडीएम घोटाले का ये दायरा बढ़कर सिद्धार्थनगर जिले में पहुंच चुका है। वो तो 8:30 बजे रात में आई थी और ऐसा सुनने में आया कि उनके स्कूल में कुछ था, इसके हिसाब से वो लेके गई। किसी से उनका बातचीत हुआ था, इसके हिसाब से पुलिस आई और लेके गई। जी जी, हमारे पड़ोसी हैं, वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं। 5 तारीख को रात को लगभग 8 बजे लेकर गया है। यही कहकर ले गए, कुछ पूछताछ करना है, कुछ मामला उनके मदरसे में चल रहा है कुछ गबन का, उसी में किसी से शायद कुछ बात किए थे अभियुक्त से, उसे उसमें पूछताछ के लिए लेकर गए। बोल के यही गए थे कि इलाके हम छोड़ दें। चले रुक करेंगे एटा का, जहां सरकारी राशन वितरण व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ चुकी है। शहर और आसपास के क्षेत्रों में राशन डीलरों की मनमानी के चलते गरीब और पात्र लाभार्थियों को पूरा राशन जो है वो नहीं मिल पा रहा है। जांच पड़ताल में सामने आया है कि कई जगहों पर वितरण शुरू होने के बावजूद भी राशन की दुकानें बंद मिली, तो कहीं सीमित मात्रा में ही वितरण किया गया। अब बता दें कि लाभार्थियों का यह आरोप है कि प्रति कार्ड लगभग 1 किलो राशन की कटौती की जा रही है। इसके साथ ही निर्धारित गेहूं और बाजरा की जगह केवल और केवल चावल देकर खाना पूर्ति भी की जा रही है। बता दें कि राशन वितरण में ये मनमानी जो है ये लगातार देखी जा रही है। शहर और आसपास के क्षेत्रों में जो राशन डीलर है वो मनमानी ढंग से राशन का वितरण कर रहे हैं। गरीब और पात्र लाभार्थियों को पूरा राशन भी नहीं दिया जा रहा है। जांच पड़ताल में भी ये सामने आ चुका है कि कई जगहों पर जो वितरण शुरू होता है
उसके बावजूद भी दुकानें जो है राशन वाली वो बंद रहती हैं। तो कहीं आपको ये भी बता दें कि सीमित मात्रा में ही वितरण किया जाता है। अब ऐसे में जो लाभार्थी हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें राशन पूरे तरीके से नहीं मिल पाता है। उनका ये साफ कहना रहा कि इस तरीके से राशन वितरण में जो गेहूं और बाजरा है वो नहीं मिलता है, बल्कि केवल चावल देकर खाना पूर्ति की जाती है। अब ऐसे में डीलरों की इस मनमानी को लेकर भी कई सारे सवाल उठते नजर आ रहे हैं। एटा में ये सरकारी राशन वितरण व्यवस्था पर अब सवाल काफी ज्यादा खड़े हो गए हैं। एक बार फिर से राशन वितरण व्यवस्था जो है वो सवालों के घेरे में आ चुकी है, क्योंकि शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र जो है उसके आसपास के भी इलाकों में राशन डीलरों की मनमानी देखने को मिली है, जिसके चलते गरीब और पात्र लाभार्थियों को पूरा राशन नहीं मिल पा रहा है। जांच पड़ताल में भी ये सामने आ चुका है कि राशन वितरण का समय आता है तो कई ऐसी राशन की दुकानें हैं जो बंद रहती हैं और कई जगहों पर सीमित मात्रा में राशन वितरण किया जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि गेहूं और बाजरा की जगह केवल चावल देकर ही खाना पूर्ति की जाती है, जिससे गरीब तबके के लोग या कह सकते हैं जो लाभार्थी हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लाभार्थियों का तो यह आरोप भी है कि प्रति कार्ड लगभग 1 किलो राशन की कटौती भी की जा रही है। अब ये मामला जैसे ही एटा से निकलकर सामने आया तो सरकारी राशन वितरण व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ चुकी है, क्योंकि राशन डीलरों की मनमानी के चलते गरीब तबके के लोग और पात्र लाभार्थियों को पूरा राशन नहीं मिल पाता है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज की खबर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का, जहां सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में पीएम मोदी शामिल हुए, शौर्य यात्रा में भी शामिल हुए, सोमनाथ मंदिर में पूजा की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में पीएम मोदी शामिल हुए, शौर्य यात्रा में शामिल हुए, वहीं सोमनाथ मंदिर में पूजा की, सरदार पटेल की मूर्ति को नमन किया है। संबोधन में कांग्रेस पर भी जमकर बरसते नजर आए हैं पीएम मोदी। कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप तक लगाया। कांग्रेस ने कट्टरपंथ के सामने घुटने टेके। हमने धार्मिक कट्टरता का समर्थन कभी नहीं किया। हमें मिटाने वाले खुद मिट गए, लेकिन हम अडिग रहे। पीएम मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होते हुए ये बातें कही हैं, जिस दौरान उन्होंने सरदार पटेल की मूर्ति को भी नमन किया है, शौर्य यात्रा में भी शामिल हुए हैं, सोमनाथ मंदिर में पूजा भी की है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। ये 5 तस्वीरें हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें एक तरफ शौर्य यात्रा में पीएम मोदी शामिल होते नजर दिखाई दिए, वहीं ताल से भी ताल मिलाते दूसरी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। अब ये तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में पीएम मोदी जब शामिल हो रहे हैं तो लोगों के साथ भी वो उत्साहपूर्वक इस पर्व को मनाते नजर आ रहे हैं, पूजा करते हुए भी एक तस्वीर में दिख रहे हैं। वहीं आप देखिए दूसरी तस्वीर में वो ताल से ताल मिलाते भी नजर आ रहे हैं। भाई हम आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है। शौर्य यात्रा में आप देखिए लोग थिरकते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी को त्रिशूल भी भेंट किया जा रहा है। एक तस्वीर जिसमें पीएम मोदी पूजा अर्चना करते हुए आपको दिखाई देंगे, वहीं दूसरी तरफ लोगों को संबोधित करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें पीएम मोदी के सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा पर्व की बता रहे हैं, जिस दौरान वो लोगों से उत्साहपूर्वक भी मिले, उनका भव्य स्वागत भी किया गया। उन्होंने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। बता दें कि सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने जहां एक तरफ पूजा की है, वहीं शौर्य यात्रा में भी शामिल होते नजर आए हैं। ताल से ताल मिलाते भी दिखाई दिए हैं पीएम मोदी। वहीं ये
5 तस्वीरें आप देखिए जिसमें अलग अलग तरीके से आपको प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होते नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में शौर्य यात्रा दिखाई दे रही है, दूसरी में वो ताल से ताल मिलाते नजर आ रहे हैं उत्साहपूर्वक, और वहीं तीसरी तस्वीर में वो पूजा करते भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि एक तस्वीर जिसमें पीएम मोदी को त्रिशूल भी भेंट किया गया। बहत्तर घंटों तक अनवरत ओमकार का नाद, 72 घंटों का अनवरत मंत्रोच्चार। और मैंने देखा कल शाम को 1000 ड्रोन्स द्वारा वैदिक गुरुकुलों के 1000 विद्यार्थियों की उपस्थिति, सोमनाथ के 1000 वर्षों की गाथा का प्रदर्शन, और आज 108 अश्वों के साथ मंदिर तक शौर्य यात्रा, मंत्रों और भजनों की अद्भुत प्रस्तुति, सब कुछ मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। इस अनुभूति को शब्द अभिव्यक्त नहीं कर सकते, इसे केवल समय ही संकलित कर सकता है। इस आयोजन में गर्व है, गरिमा है, गौरव है, और इसमें गरिमा का ज्ञान भी है। इसमें है वैभव की विरासत, इसमें है आध्यात्म की अनुभूति, अनुभव है, आनंद है, आत्मीयता है, और सबसे बढ़कर देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद है। आइए मेरे साथ बोलिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये समय अद्भुत है, ये वातावरण अद्भुत है, ये उत्सव अद्भुत है। एक और स्वयं देवादिदेव महादेव, दूसरी ओर समुद्र की विशाल लहरें, सूर्य की किरणें, मंत्रों की ये गूंज, आस्था का ये उफान, और इस दिव्य वातावरण में भगवान सोमनाथ के आप सब भक्तों की उपस्थिति, ये इस अवसर को दिव्य बना रही है, भव्य बना रही है। और मैं इसे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सक्रिय सेवा का अवसर मिला है। एक सुखद संयोग है कि आज जब सोमनाथ मंदिर के इस स्वाभिमान यात्रा के 1000 साल पूरे हो रहे हैं, तो साथ ही
1951 में हुए इसके पुनर्निर्माण के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं। मैं दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल पहले हुए विध्वंस के स्मरण के लिए नहीं, ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है। साथ ही ये हमारे भारत के अस्तित्व और अभिमान का पर्व है, क्योंकि हमें हर कदम पर, हर मुकाम पर सोमनाथ और भारत में अनोखी समानताएं दिखती है। जैसे सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए, उसी तरह विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ, क्योंकि भारत और भारत की आस्था के केंद्र एक दूसरे में समाये हुए हैं। आज जब मैं और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।